हम स्टेट और पोजीशन के बारे में पढ़ चुके थे। हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में स्टेट देखा और तीनों टेंस में पोजीशन भी। अब अगली वर्ब या अगला जो टर्म आएगा वो आएगा एक्शन। एक्शन किस टाइप के? एक्शन में जैसे कोई हैबिट हो, हैबिट मतलब कोई आदत हो, या कोई रूटीन एक्शन हो। रूटीन मतलब जो डेली हो रहा हो, जो निरंतर चल रहा हो, या कोई फैक्ट, सच्चाई हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, या कोई प्रोवर्ब हो। प्रोवर्ब जैसे कोई ऐसी कहावत जो हर किसी पे लागू होती है। और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? एक ऐसा सच जो हमेशा सच होता है। तो प्रेजेंट में हम एक्शन की बात करेंगे। किस टाइप की एक्शन? हैबिट, रूटीन, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब। इसके लिए हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? हम वर्ब यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब यहाँ एक्शन में हैबिट, हैबिट यानी कि आदत। रूटीन, ये रूटीन के साथ बोल सकते हैं जो रेगुलर एक्शन हो, रेगुलर एक्शन। या यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य हिंदी में। रेगुलर एक्शन या इरेगुलर एक्शन। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी? प्लूरल के साथ। और आई यू और यू तो एक्सेप्शन में चल ही रहे थे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और यू के साथ भी आएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस टेंस को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब कोई एक्शन, हैबिट, आदत दर्शाए, या रूटीन या रेगुलर एक्शन दर्शाए, फैक्ट, सच्चाई दर्शाए, या यूनिवर्सल ट्रूथ, एक ऐसा सच जो हमेशा सच होता हो, प्रोवर्ब, एक ऐसी कहावत जो हर किसी पर लागू होती है, तो उस टेंस को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल होता है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। या हो सकता है आई टीच इंग्लिश एवरी डे। आई टीच इंग्लिश एवरी डे, मैं डेली इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तीसरा हो सकता है वन एंड वन मेक 11। जैसे स्कूल में टीचर ने पढ़ाया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व की ओर से उगता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद हमने देखा कि आई टीच इंग्लिश एवरी डे, ये एक रूटीन एक्शन है।
या रेगुलर एक्शन है। फिर वन एंड वन मेक 11 एक प्रोवर्ब है, कहावत है। ये तो एक्शन की बात हो गई। सिंपल प्रेजेंट में इंडेफिनिट में और क्या हो सकता है? हमने देखा कि हैबिट, रूटीन, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, हमने उसके एग्जाम्पल भी देखे। और क्या आ सकता है? जैसे जैसे टीवी की कोई कमेंट्री हो, टीवी कमेंट्री, या हो सकता है फ्यूचर का कोई एक्शन, फ्यूचर एक्शन, लेकिन वो प्लान्ड होना चाहिए, पहले से ही फिक्स होना चाहिए। फ्यूचर का कोई प्लान एक्शन। और क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइन आई हो। अब ये चीज़ें इंडेफिनिट टेंस में क्यों आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में? क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो फैक्ट ले रहे थे, जो सच है वहीं आ रहा था। तो फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन है, यानी वो फिक्स है, यानी होना तय है, तो वो भी एक तरह से फैक्ट का काम करेगा। या पहले के जब न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपती थी तो लोग मानते थे कि ये सच है, न्यूज़पेपर में छपा है तो सच ही होगा, तो वो भी एक तरह से फैक्ट बनता चला गया। तो इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम कोई टीवी कमेंट्री, फ्यूचर कोई प्लान्ड एक्शन, या न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन, जब ये तीनों आएगी तो इन तीनों को हम किस चीज़ में लिखेंगे? हम लिखेंगे सिंपल इंडेफिनेट में या प्रेजेंट इंडेफिनेट में। एग्जाम्पल देते हैं। वर्ब, अच्छा वर्ब कौन सी यूज़ कर रहे थे हम इसमें? हम वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम किसके साथ यूज़ कर रहे थे? प्लूरल के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे टीवी पे कमेंट्री हुई, विराट स्ट्राइक्स अ सिक्स, या पीएम साइंस डील, विराट ने 6 मारा, या पीएम ने डील साइन की, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? टीवी कमेंट्री। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल? जैसे फ्यूचर में कोई प्लान्ड एक्शन है कि मोदी जी विजिट्स चाइना ऑन 15 अगस्त 2028, यानी पहले से फिक्स है कि मोदी जी चाइना जाएंगे 15 अगस्त 2028 को। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ? फ्यूचर में कोई प्लान्ड एक्शन है तो। और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइन आई कि टू पीपल क्रिएट हिस्ट्री, दो लोगों ने हिस्ट्री बना दी, हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ विराट सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। सेम यहाँ पीएम सिंगुलर था, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ किया। मोदी जी के साथ भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस का यूज़ किया। लेकिन यहाँ है दो लोग, टू पीपल, यानी सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो हमने केवल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की।
ये क्या है, न्यूज़पेपर हेडलाइन। न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में हम आर्टिकल और हेल्पिंग वर्ब का कम से कम यूज़ करते हैं। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, या क्या वर्ड यूज़ करेंगे, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। इसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करेंगे, जैसे कि डू या डस, डू या डस। और डू या डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सवाल एरर में भी आ सकता है कि डू या डस के साथ वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा दे क्वेश्चन में, लेकिन हमें उसे हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो याद रखना, डू और डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ है कि डू के साथ, डू किसके साथ आएगा, डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डस सिंगुलर, क्योंकि डस ई एस लगा हुआ है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस तो हम यू यूज़ कर रहे थे। तो हमें क्या बात याद रखनी है, हमें याद रखना है कि डू या डस के साथ अगर वर्ब की थर्ड या सेकंड फॉर्म दिखे तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। हमें कौन सी वर्ब ऐड करनी है, हमें वर्ब ऐड करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि आई डू नॉट वेकअप अर्ली, वेकअप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। तो आई डू नॉट वेकअप अर्ली क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर देखे थे कि पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट वाले सेंटेंस में नोट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो बताया था कि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब के बीच में आएगा। तो ये स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर स्ट्रक्चर देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि डू आई वेक अप अर्ली, क्या मैं जल्दी उठ सकता हूँ या जल्दी उठता हूँ, डू आई वेक अप अर्ली। अब हमने देखा था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लोज एंडेड, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमने स्ट्रक्चर में देखा था। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने दो वर्ड यूज़ किए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, डू और डस, डू और डस। और जिसके साथ डू और डस के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या ये सेंटेंस सही है, ही डज नॉट सिंग्स वेल। हमने तो देखा था कि डज के साथ और ये डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा है, यानी ये जो एस लगा हुआ है ये गलत है। तो जो इसका सही स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या बनेगा, इसका सही स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ही डज नॉट सिंग वेल, ही डज नॉट सिंग वेल। तो यहाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। हम अगले टेंस पे चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। जैसा कि हमने प्रेजेंट का एक्शन देखा तो हमने वर्ब यूज़ की थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। वहीं पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू और डस के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, तो डीड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अब जब
पास्ट इंडेफिनिट क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा कि जब कार्य खत्म हो चुका है, जब कोई भी एक्शन को कंप्लीट हो चुका है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, इसी का हम नेगेटिव बना सकते हैं कि ही डिड नॉट गो देयर, या इसी का इंट्रोगेटिव बना सकते हैं क्वेश्चन वाला क्वेश्चन कि डिड ही गो देयर, डिड ही गो देयर और क्वेश्चन मार्क। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो हम डिड का यूज़ कर रहे हैं ये हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में यूज़ कर रहे हैं। डू, डज या डिड, डू डज या डिड का जो इस्तेमाल है या यूज़ है वो कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं हो रहा है। तो हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम कुछ एडिशनल जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो किसका यूज़ कर रहे हैं? डिड और डू, डज और डिड का। तो हमने देखा कि पास्ट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट वो है जब कार्य खत्म हो चुका है, जब एक्शन खत्म हो चुका है तो हमने उसको पास्ट में दर्शाया। और इसमें हमने वर्ब यूज़ की, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम अब इसको इसको क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर यही समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट, मेन वर्ब, गो क्या है? मेन वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं इंट्रोगेटिव में पहले हमने यूज़ किया डिड, फिर हमने यूज़ किया सब्जेक्ट, फिर हमने यूज़ किया मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? गो, अभी देखा हमने, और देयर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में और क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, तो और देख लेते हैं। जब भी वाक्य की शुरुआत में, जब भी वाक्य की शुरुआत में आपको दिखे कि इट इज़ हाई टाइम या इट्स टाइम, या इट इज़ हाई टाइम या इट्स हाई टाइम, या इट इज़ अबाउट टाइम या इट्स अबाउट टाइम, तो हमें हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो मैंने बताया कि इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट दिखे तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा यूज़ करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या वर, वॉज का यूज़ नहीं करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर। अगर सब्जेक्ट ना हो, अगर हो टू, तो टू के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम के साथ अगर सब्जेक्ट दिखे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर। और टू हो, सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट अगर नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इस ऊपर वाले का एग्जांपल देखें, जैसे इट्स टाइम यू, तो यू एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? सेकेंड फॉर्म। तो हम सेकेंड फॉर्म, जैसे स्टडी, कोई स्टडी कर रहा है तो स्टडीड, स्टडीड, तो इट्स टाइम यू स्टडीड। ठीक है। अगर जैसे कोई एग्जांपल है कि इट्स टाइम यू वर एट होम, यू वर एट
फॉर्म। तो जैसे यहाँ दिख रहा है कि इट्स टाइम के बाद सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब। तो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी ये सही है। और इट्स टाइम यहाँ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो इसके बाद हमने क्या यूज़ किया, वर। लेकिन वर है तो वॉस का यूज़ नहीं कर सकते, यानी यहाँ वास नहीं आएगा, वर आएगा। ठीक है। नीचे कोई एग्जांपल है, जैसे इट्स टाइम की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे इट्स हाई टाइम हो सकता है या इट्स अबाउट टाइम भी हो सकता है। इट्स टाइम के बाद मैंने डायरेक्ट लगा दिया टू, तो टू के बाद क्या देखा हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं स्टडी, इट्स टाइम टू स्टडी। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला टेंस देखते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट देखते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर में जैसे कोई एक्शन होने वाला है या कोई ऐसा कार्य जो फ्यूचर में होगा या भविष्य में होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो जैसे हम इसमें क्या वर्ब यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वर्ब विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे विल शेल के साथ। सिंपल फ्यूचर में हम क्या यूज़ कर रहे थे, विल शेल प्लस बी की फर्स्ट फॉर्म, यानी बी फॉर्म, तो विल शेल प्लस बी। और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखें कि आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। या इसी का नेगेटिव बनाए तो आई विल नॉट गो देयर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ कि इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वही नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, मेन वर्ब। तो नोट कहाँ आया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, और ऑब्जेक्ट। तो इस टेंस को क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब कोई एक्शन फ्यूचर में होगा, जब कोई एक्शन फ्यूचर में होगा और कोई फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन है, प्लान्ड एक्शन है, तो हम पढ़े थे कि प्लान्ड एक्शन जो होता है फ्यूचर का वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो इन दोनों में कंपैरिजन क्या है या अंतर क्या है, फ्यूचर में होने वाला एक्शन है या फ्यूचर का कोई एक्शन है तो वो किस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। वही फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन है, यानी पहले से ही फिक्स है कि ये इस दिन होना ही होना है या इस टाइम पे होना ही होना है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने वर्ब यूज़ की थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में हम वर्ब यूज़ करते हैं विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दोनों में अंतर है। हमें ध्यान रखना है कि कोई फ्यूचर में होने वाला एक्शन या फ्यूचर में कोई प्लान्ड एक्शन जो पहले से ही फिक्स है। अभी शेल और विल का इतना ही समझ लो, बाकी शेल और विल के बारे में हम डिटेल में मॉडल मॉडल चैप्टर में जानेंगे, क्योंकि शेल और विल दोनों मॉडल है। यहाँ हमारा इंडेफिनिट टेंस
ख़त्म होता है। आगे चार्ट बना के, टेबल बना के हम इसको समराइज़ कर लेते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल टेंस में स्टेट और पोजीशन और इंडेफिनिट में एक्शन। अगर प्रेजेंट में हम स्टेट को दर्शा रहे थे वर्ब इज एम आर से, इज एम और आर से, वहीं पास्ट में हम स्टेट को दर्शा रहे थे वोज और वर के साथ, और फ्यूचर में विल शेल प्लस बी के साथ। वहीं पोजीशन में प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे थे, पास्ट में हेड का, और फ्यूचर में विल शेल प्लस हैव का। इंडेफिनिट जो अभी हमने पढ़ा, एक्शन में प्रेजेंट में हमने यूज़ की थी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। और क्या यूज़ किया था? हमने यूज़ किया था डू, डज, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ हो रहे थे। पास्ट में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की थी और साथ में यूज़ किया था डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में हमने यूज़ किया था विल और शेल, जो साथ में हर बार यूज़ हो रहे थे, और विल और शेल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होते हैं। विल और शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये तो हमने जो टेंस के बारे में पढ़ा, ये वो है कि जो हमने टेंस की चीज़ें देखी, वर्ब देखी, स्ट्रक्चर देखा। हमने अलग से और चीज़ क्या देखी थी? हमने पास्ट में देखा था, हमने पास्ट में देखा था कि इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम, या इट्स अबाउट टाइम। हमने देखा था कि अगर सब्जेक्ट है, इसके बाद अगर वर्ब सेंटेंस का स्टार्टिंग इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम से स्टार्ट है और उसके बाद सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर का यूज़ करेंगे। और वहीं सब्जेक्ट नहीं ना होके टू है, तो हम वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। हमने ये पढ़ा है। हम आगे कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। हमारा इंडेफिनिट टेंस यहीं ख़त्म होता है।